Assalamu alaikum students, how are you all? I am your teacher from Bluebell School System. My name is Aliza Javed. Today our subject is Pak Studies from grade 9th. Okay students, आपको जैसे पता है कि पाक स्टडीज़ की बुक जो है वो आपकी चेंज हो गई है, तो अब आपने जो एडिशन लेना है वो लेना है 2020 से 2021। जी ओपन करते हैं अब अपना पेज नंबर करें आप ओपन पेज नंबर 1। पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास, नज़रिए की तारीफ़, माखज़ और उसकी अहमियत। नज़रिए को अंग्रेज़ी ज़बान में आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच और मकसद है, जबकि इस्तिलाही मायने में नज़रिए की तारीफ़ इस तरह भी की जाती है किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच व फ़िक्र नक्शा उभरता है और कायम होता है, नज़रिया कहलाता है। किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना नज़रिया कहलाता है। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके एक हसूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाता है। नज़रिए की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है, नज़रिए से मुराद एक ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर, फ़लसफ़ा कहते हैं हकीकत के इदराक करना, पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, सियासी, माशी, तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाहिक़ अमल बनाया जाए। नज़रिए के माखज़ जो हैं वो मंदरजा ज़ैल हैं, जैसे मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका माशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब महज इबादात का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो पूरी माशी ज़िंदगी पर असर मुरतब करता है। हर मज़हब समाजी ताल्लुकात को मख़सूस नज़रियात की रोशनी में इस्तवार करता है। मसलन अब हम मिसाल देखेंगे, यूरोप नज़रिया ईसाइयत के तहत, जापान नज़रिया बुद्ध मत के तहत, हिंदू नज़रिया हिंदुइज़म के तहत और मुसलमान नज़रिया इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये है हमारा मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तसव्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसगीर पाक व हिंद में अक़लियत में थे, यानी कि कम थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। मुश्तरका तालीमी मकासद में भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा करने के बाद ऐसा तालीमी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने के खिलाफ़ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया था इस्लाम। मुश्तरका माशी मकासद में आ जाता है। मुश्तरका माशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा है और मुस्तक़बिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया। माशी तौर पर मुसलमान पर जुल्म जारी रहा, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौक़े ख़त्म हो गए, लेकिन इन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत ने जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा तो इन्होंने उर्दू की जगह हिंदू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। लिहाजा
مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہ تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحد ہندوستان میں اپنی تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ اپنی شخصیت کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اب ہم پڑھیں گے نظریے کی اہمیت۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہے۔ نظریے کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے، اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا تصور بھی ایسے نہیں ابھرا، پاکستان کا نظریہ بھی انہوں نے ایسے پیش نہیں کیا، اس کے پیچھے ہندوازم تھا، ہندوؤں کی ہندو تعلیمات تھی اور مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات تھی۔ یہ ایک ایسا ان کے درمیان میں ایک بہت فرق تھا جس کی بنیاد پر انہیں علیحدہ نظریہ پیش کرنا پڑا۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کا شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کا ایک نظریے نے جنم لیا۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنی سماجی سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی، تو اس کی وجہ سے انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ یہ تھی کہ ہندوؤں اور انگریزوں کا ظالمانہ رویہ، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات، مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔